है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ फिजिसॉर्प्शन, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन उसी को कहा जाता है फिजिसॉर्प्शन। अब याद करते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन इट इज नॉट स्पेसिफिक, यह स्पेसिफिक नहीं होता है। तो चूंकि यह मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक तो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, इरिवर्सेबल भी केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, और जो सिंगल लेयर्ड एडजॉर्प्शन होता है वो भी केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन सबों के समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। और जो समझ में आ गया वो मैं इधर पेस्ट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉर्प्शन, यानी कि यहां पर आपको ये बताना है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन 4 में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि केमिकल एडजॉर्प्शन का यह ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इरिवर्सेबल का जो नेचर होता है वह केमिकल एडजॉर्प्शन का होता है। स्पेसिफिक इन नेचर यह भी केमिकल एडजॉर्प्शन का ही होता है। इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ेंगे। अब यह जो होता है फिजिकल का भी होता है और केमिकल का भी होता है कि सरफेस एरिया जितना इंक्रीज होगा एडजॉर्प्शन उतने इंक्रीज होंगे। तो जब ये पता लग गया कि ये 3 पॉइंट जो है वह तो केमिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, तो अब हमारे पास तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो ये ऑप्शन होगा सही ऑप्शन। क्योंकि यहां पर ये याद रखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि डेल्टा एच ऑफ द ऑर्डर ऑफ 500 किलो जूल, और यहां पर ऑप्शन में दिया गया डेल्टा एच एडजॉर्प्शन ऑफ ऑर्डर 80 to 240 किलो जूल। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा क्या है, गलत है, और अपने को गलत ही ढूंढना था, यानी कि नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ, इसमें से जो पॉइंट आपको अच्छा लगे वो आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ से कॉपी मारता हूँ, और याद रखना इसी टाइप के मैं क्वेश्चन दूंगा। 19 तारीख को मैं टेस्ट लूंगा, जो आज लेना था वो मैं 19 को लूंगा। अब देखो भाई, फ्रेंडली के एडजॉर्प्शन ये आप लोगों ने पढ़ा है। कहा जा रहा है कि फ्रेंडली के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म गिव्स ए स्ट्रेट लाइन ऑन प्लॉटिंग। अब याद करते हैं कि हम लोगों ने जो 2 ग्राफ पढ़े थे फ्रेंडली के एडजॉर्प्शन का, एक हम लोगों ने ये ग्राफ पढ़ा था और दूसरा ग्राफ हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब इस ग्राफ में आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है, लेकिन इस ग्राफ के अंदर आपको स्ट्रेट लाइन नजर नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रेंडली के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म गिव्स ए स्ट्रेट लाइन ऑन प्लॉटिंग। तो स्ट्रेट लाइन तो आपको तभी मिलेगा जब log x/m वर्सेज log p का आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यदि यहाँ पर log x/m और log p लिए हैं तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, और यदि यहाँ पर केवल x/और p का ग्राफ लिया गया है तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ
नहीं आ रहा है। तो अब देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो पता लग गया होगा कि इसका सही आंसर हमारा थर्ड होगा। किन्हीं को कोई डाउट भाई? नो सर। थैंक नो यू। सर। ठीक ठीक ठीक। तो आ जाओ भैया, आप भी यहाँ पर हमारे लिस्ट में। एक दिन का रोटी छूट जाए कोई टेंशन नहीं, केमिस्ट्री के क्लास नहीं छूटने चाहिए, स्कूल की तरफ से जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि विच कैन एब्जॉर्ब लार्जर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर कहा जा रहा है कि विच कैन एब्जॉर्ब लार्जर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यदि पढ़ाते समय मैंने कुछ नाम लिया होगा, मैंने आपको कहा था कि मेटल के सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होता है। मेटल के सरफेस पर इसका क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है। और जो एडजॉर्प्शन होगा तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, एडजॉर्प्शन उतने ही ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम। जरा देखता हूँ, लगता है कोई आया है। लक्षण तो नहीं नजर आ रहा, कोई नहीं आया है। चलो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम। ध्यान से समझना, आपको लगेंगे कि इसमें सभी आंसर ही हैं, लेकिन इसमें सभी आंसर है ही नहीं। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि फाइनली डिवाइडेड निकेल। अब याद कीजिए, मैंने कहा था निकेल के सरफेस पर, प्लेटिनम के सरफेस पर और पैलेडियम के सरफेस पर एडजॉर्प्शन होते हैं। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर पैलेडियम भी है, आपको लगेगा ये हमारा आंसर है। यहां पर निकेल लिखा हुआ है, लगेगा ये भी हमारा आंसर है। यहां पर प्लेटिनम लिखा हुआ है, लगेगा ये भी हमारा आंसर है। और यहां पर प्रेसिपिटेशन मेथड के द्वारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, तो शायद यहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। लेकिन आपके मन में होगा कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, और पता है कि इन 3 में से कोई एक ही आंसर है। अब छांटना है। एडजॉर्प्शन किसका होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन। आपको देखना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन कहां पर है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन लिखा हुआ है फर्स्ट वाले में। तो यहां पर कहा जा रहा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल कैन लार्जर सरफेस एरिया फॉर एडजॉर्प्शन। क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें पार्टिकल्स का साइज याद कीजिए कितना, मैंने कहा था 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच उसके डायमीटर का साइज होता है। इसका मतलब कि वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब यदि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो वहां पर एडजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगा। भाई एडजॉर्प्शन यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन इसने डिक्लेयर नहीं किया कि कितना छोटा पार्टिकल है। यहाँ पर सिंपली बोल दिया फाइनली डिवाइडेड निकेल, या भी बोल दिया फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, लेकिन यहाँ पर साइज का तो पता नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर हमें पैलेडियम के साइज का रेंज पता लग गया। ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो इसको भी मैं अपने लिस्ट में लेता हूँ। देख लो, मैं ऐसे ही कॉपी पेस्ट मार करके आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं। आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पर। द प्रोसेस ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन एंड क्रोमेटोग्राफी आर बेस्ड ऑन। देखो, फ्रोथ फ्लोटेशन का मीनिंग समझना पड़ेगा। और यहां पर
क्रोमेटोग्राफी का मतलब समझना पड़ेगा। +1 में आप लोगों ने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा होगा, अब आपने नहीं पढ़ा है वो आपकी बदनसीबी है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है, यहां पर समझ लीजिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, गन्ने का रस का नाम सुने हैं क्या? Yes, sir. और गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है ये भी जानते हैं। Yes, sir. गन्ने से गुड़ भी बनाते हैं। Yes, sir. अब गुड़ का जो रंग होता है, जो कलर होता है, थोड़ा ब्राउन रेडिश लिए हुए होता है, यह हल्का येलोइश लिए हुए भी होता है, कुछ ब्लैक कलर के भी होते हैं। लेकिन क्या चीनी रेड होता है या ब्लैक होता है? White. White होता तो उसका रंग कहाँ चला गया? इसका मतलब उसके रंग को रिमूव किया गया है, उसके रंग को रिमूव किया गया है। ठीक है, तो किसी भी चीज के कलर को जो हम रिमूव करते हैं और हमें प्योर चीज मिलता है, यह एक टेक्निक है, एक मेथड है। क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक टू ऑब्टेन प्योर सबस्टांस एंड इट्स यूज टू रिमूव कलर। हालांकि क्रोमेटोग्राफी एक मेथड है जो कि साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये गन्ने का रस का साफ करने के लिए हम यूज नहीं करते हैं, मैं आपको केवल समझाया। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी समझ में आ गया कि क्रोमेटोग्राफी एक मेथड है, टेक्निक है। और ये भी कई तरह के होते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी होते हैं, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी होते हैं, कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, एडजॉर्प्शन होता है। मेन बात ये याद रखना है, इसमें क्या होता है, एडजॉर्प्शन। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, याद हो गया, एडजॉर्प्शन होता है। और आपने 10th में पढ़े होंगे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, याद है क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। हेलो, 10th क्लास में आपने मेटल और नॉन मेटल चैप्टर था क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. हाँ, तो उस चैप्टर में आपने पढ़े होंगे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और यदि नहीं पढ़े थे तो अब जो 6th यूनिट हम लोग पढ़ेंगे वही 10th वाला चीज पढ़ेंगे दोबारा। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड और क्रोमेटोग्राफी में ये आपको याद रखना होगा कि दोनों केस में क्या होता है, एडजॉर्प्शन ही होते हैं। तो यहाँ पर तो ये याद ही रखना, यहाँ पर कोई कंसेप्ट की जरूरत है नहीं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ फैक्ट है, ये सत्य है। तो मुझे लगता है कि 5th नंबर समझ में आ गया होगा। किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। मैं सभी बच्चों का एक बार नाम ले लेता हूं, नहीं तो ऐसे ना हो कि बच्चे ये सोचे कि जी 2-4 बच्चों से पूछते हैं, मेरे से नहीं पूछते हैं। चिंटू, समझ में आया क्या? Yes, sir. नैन्सी, Yes, sir. योगेश, Yes, sir. अंकित सैनी, सोनी, कोमल सिहाग, Yes, sir. आवेश, शिवम, Yes, sir. प्रयास, नैना। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब कि इसमें अंकित सोनी सो गया है और आवेश सो गया है, इसका कोई जवाब नहीं आया है। सर मुख्तियार सिंह से नहीं पूछा। ना पूछूंगा ना, पहले जो सोए हुए उनको जगाना होगा ना। हाँ भाई, अंकित सोनी सो गया क्या? अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल ऑन कर देते हैं और आराम से उधर पबजी खेलते हैं। सोने दो भाई, देख लो, आप सभी सुन रहे हैं और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, ये मैं भेजूंगा ऑफिस में। मुख्तियार सिंह, सोनाली, अरविंद, तनिष्क, मनीष, राजीव दहिया, सैनी, दीक्षा तो गई, अत्री सो गया क्या? नो सर। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं भाई। सर आज मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई सर। तो नाम क्या है आपका? साहिल सैन। अच्छा सैनी मैंने लिखा, चलो इसी के बगल में सैन भी लगा देते हैं। आई का ही फर्क है सर बस। चलिए चलो भाई आगे बात करते हैं। और बाद में कहेंगे कि मास्टर ने क्या पढ़ाया समझ में नहीं आया। तो जब सो जाएगा तो कहाँ समझ में आएगा, खुदा भी नहीं समझा सकते हैं। हाँ भाई यहाँ पर देखो, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। 19 को आपके टेस्ट होंगे। द ग्राफ प्लॉटेड अगेंस्ट एडजॉर्प्शन वर्सेज प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द फ्रेंडलिक इक्वेशन एट। अब यहां पर देखो आपको ग्राफ दिया गया है, यहां पर ए बी और सी। तो आपसे पूछ रहा है कि ए पर क्या इक्वेशन होगा, बी पर क्या इक्वेशन होगा और सी पर क्या इक्वेशन होगा। आपको पता है कि यदि ए की बात कर रहा है तो ये ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा क्या, क्योंकि लो प्रेशर है। उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा कर्व होना शुरू होगा और सी के बाद ये सैचुरेशन प्रेशर हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर इसके आगे एडजॉर्प्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखो यहाँ पर क्या कि फर्स्ट नंबर में ए दिया गया है, यानी कि लो प्रेशर। और लो प्रेशर पर आपने क्या पढ़ा था, मैं आपको पिछले लेक्चर में लेकर के चलता हूं। देखो यहां पर, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि सही दिखाई पड़े। लो प्रेशर पर मैंने लिखा था x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P, या आप इसी को इस तरीके से भी लिख सकते थे। यहां पर आपने लिखा है x/m इक्वल टू K, और यहां पर आ गया P1, यहां पर आ गया P1। तो देखिए आपको यहां पर ये चीज मिला क्या, x/m इक्वल टू KP, और P के ऊपर यदि यहां पर कोई पावर नहीं तो इसका मतलब 1 ही होगा। अब B में क्या था, इंटरमीडिएट प्रेशर, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। तो यहाँ पर P के ऊपर पावर देखिए 1/n हो गया है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देखो 1/n है क्या। और C हमारा यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो यानी कि अब यह कांस्टेंट हो जाता है, तो P के ऊपर पावर हो जाएगा 0। तो ये पहला पॉइंट सबों के समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक। आवेश आ गया क्या? हेलो आवेश नहीं आया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ होशियार बच्चों के नंबर कम क्यों आ जाते हैं। भाई आप जहाँ पर इधर उधर एक्स्ट्रा कोचिंग लेते हो लो, वो मैंने कभी मना नहीं किया है, लेकिन आप क्लास जरूर अटेंड करें। अब यहाँ पर आगे देखिए, द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इन द ग्राफ ऑफ log x/m। भाई किसी का माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। यहां पर कहा जा रहा है कि द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इन ग्राफ ऑफ log x/m वर्सेज log p। देखिए क्या बोल रहा है, ये इसके बारे में बोल रहा है। यह जो ग्राफ आपका log x/log p का आपने ग्राफ प्लॉट किया है,
और वाई एक्सिस के ऊपर जो आपने log x बाय m लिया है और यहाँ पर जो ये इसको कट कर रहा है, इसी को कहा जाता है इंटरसेप्ट। यानी कि ये जो रेड वाला मैंने आपको दिखाया है, ये इतना पोर्शन क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट। थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, सही दिखने में आ जाएगा। देखो अब दिख रहा है क्या, ये Yes, y, sir. हाँ ये y Yes, एक्स, sir. हाँ ये y एक्सिस के ऊपर x बाय m है, x एक्सिस के ऊपर log p है, और ये जो रेड वाला पोर्शन है, केवल इतना सा पोर्शन क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, दोबारा यहाँ पर समझते हैं। द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस in the graph of log x by m versus log p, यह हमें क्या देता है। तो याद रखिए कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये पिक्चर क्या देता है, k देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरसेप्ट को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया गया है, लॉग के से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि लॉग के केस में कहानी है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया लॉग के। ये समझ में आ गया क्या? Yes, sir. हाँ Yes, देखो, sir. हाँ देखो, अब मान लीजिए कि अभी 19 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और हो सकता है कि 18 स्टूडेंट्स के समझ में आ गया और राजीव दहिया के समझ में नहीं आया। तो राजीव दहिया का फर्ज बनता है कि वो यहाँ पर मेरे से पूछे, राजीव दहिया समझ में आया क्या? आगे सर। ठीक है, 19 तारीख को पता लग जाएगा भाई, 19 तारीख को मैं टेस्ट लूंगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is correct about the adsorption of N2 over iron? तो ये सब थियोरिटिकल है, थोड़ा सा अलग चलते हैं। तो ये बताने का मतलब ये था कि इस तरीके से आप एमसीक्यू की तैयारी करेंगे। अब एक बार मैं अपना नोट्स निकाल लेता हूं। अच्छा एक चीज मुझे बताना, लायोफोबिक और लायोफिलिक मैंने बता दिया था क्या? नो सर। अब समझ लीजिए, ये तो मैंने पढ़ा दिया था, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड, ये तो मैंने पढ़ा दिया था। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, अब बात हम लोग यहाँ पर करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। यानी कि इसके बेस पर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन और एक होता है लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो जो लायोफोबिक होता है यानी कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में, जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम होते हैं, इसके बीच में यदि अट्रैक्शन ना हो तो उसे कहा जाता है लायोफोबिक।
लायोफोबिक का मतलब डर होता है, और लायोफिलिक का मतलब होता है कि ग्रेट एफिनिटी इन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। यदि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में ग्रेट एफिनिटी हो तो उसे कहा जाता है लायोफिलिक। तो यही चीज यहाँ पर है, दिस कोलाइड्स आर लिक्विड हेटिंग, और यहाँ पर दिस कोलाइड्स आर लिक्विड लविंग। अब यहाँ पर एक बात और भी आप याद रखेंगे, जो लायोफोबिक होता है तो यह स्टेबल नहीं होता है। जो लायोफोबिक होंगे यानी कि जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम है, जब इसके बीच में एफिनिटी ही नहीं होंगे तो इसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। लेकिन जो लायोफिलिक है, यहाँ पर अट्रैक्शन है फेज और मीडियम के बीच में, इसलिए यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लायोफोबिक है, इसको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड यूज करना पड़ता है, आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन जो लायोफिलिक है ये उल्टा हो गया। हालांकि ये बात आप नोट कर लो भाई, यहाँ पर टाइपिंग अलग हो गया और पीडीएफ बन गया है, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ। दूसरे स्क्रीन पर इसको कॉपी पेस्ट मार करके आपको बताता हूँ, नहीं तो कहीं गलत ना हो जाए। इंसान है, गलती हो जाती है, क्या कीजिएगा। एक में देख लीजिए, मैंने लायोफोबिक लिखा है और एक में मैंने लायोफिलिक लिखा है। तो जो आसान पॉइंट है उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि हर एक बच्चों के समझ में आ जाए। दूसरा मैंने यहाँ पर इसको उठा लिया, और तीसरा मुझे इसे उठा करके इधर डालना है। इसका मतलब हो गया कि लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सबस्टेंस डायरेक्टली, दे आर प्रिपेयर्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड। यानी कि जो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसे आप किसी पर्टिकुलर मेथड से बना सकते हैं, डायरेक्ट आप मिक्स करके नहीं बना सकते हैं। और इसको आप इधर डाल दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया, आपने अपने ट्यूशन में जो पढ़ा या आपने जो बुक से पढ़ा, सबों को पढ़ करके खुद अपना नोट्स बनाए। टाइपिंग मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लायोफोबिक है, दे नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन। अब यदि मान लीजिए कि आपके पास लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इसका प्रेसिपिटेशन आसानी से हो जाता है, और यदि आप चाहते हैं कि इसका प्रेसिपिटेशन ना हो तो वहाँ पर स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। एक्चुअली स्टेबलाइजिंग एजेंट लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन ही होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो लायोफोबिक है, ये रिवर्सेबल होगा। तो मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया, और जब कॉपी ही कर रहा हूँ तो इसको भी मैं कर ही लेता हूँ। इन दिस कोलाइड्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज हैव नो एफिनिटी। क्योंकि ये बात मैंने बोल दिया था, इसीलिए मैं कॉपी नहीं कर रहा था।
लेकिन मैं कॉपी कर रहा हूं तो कर ही लेता हूं। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया क्या? Yes, sir. ठीक है। चलो भाई, अच्छी बात है। सिर्फ 2 मिनट का मैं टाइम लूंगा आपका। अब यहां पर मल्टी मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और कोलाइडल, यहां पर ये चीज मैंने आपको बता दिया था कि साइज के आधार पर इसे हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे जी आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं याद दिलाता हूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे साबुन के सॉल्यूशन है, और यदि वह डाइल्यूट है तो वह इलेक्ट्रोलाइट होता है, और यदि कंसंट्रेट है तो वह कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। कुछ ऐसे भी होते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूं। ये हो गया यहां पर मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि यहां पर ये बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बने होते हैं, जिसे कि मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। स्टार्टिंग में इसका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, और जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिल करके उसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है, तो वह कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। उसे कहा जाता है मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पर एक होता है मैक्रोमोलिकुलर, जिसका ऑलरेडी साइज बड़ा होता है, उससे कहा जाता है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे पॉलीमर हो गए, प्रोटीन्स हो गए, स्टार्च हो गए, एक्सेट्रा। और साबुन के सॉल्यूशन का जो एग्जांपल दिया था वो कहलाता है यहाँ पर एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन। और उसके बाद मैंने आप लोगों को क्राफ्ट टेम्परेचर बताया था, CMC बताया था, एक्सेट्रा। यहाँ पर जो मेथड है जिससे कि आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, एक होता है मैकेनिकल मेथड, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, और तीसरा होता है पेप्टाइजेशन मेथड। मैकेनिकल मेथड में यहाँ पर जो 2 केमिकल्स होते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन करा करके हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, जिसे कि ब्रेडिक्स आर्क मेथड कहा जाता है। इस मेथड में आप याद रखें कि एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर आप वाटर ले लेते हैं, और उस वाटर को एक आइस से भरे टब में रखते हैं, और इस मेथड के द्वारा आप मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाते हैं। मान लीजिए कि अपने को गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो गोल्ड के आपने 2 रड लिए और उन दोनों रडों को पानी के अंदर डाल दिए। हाई वोल्टेज पर वो स्पार्क करता है और वह रड वेपर में चेंज हो जाता है, लेकिन कूलिंग होने के कारण, आइस के बीच रहने के कारण इमीडिएटली वह कंडेंस हो जाता है और वह कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद पेप्टाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने पोटासियम हाइड्रोक्साइड लिया, क्वेश्चन में हम लोगों ने उसमें देखा था, सॉरी आयरन हाइड्रोक्साइड, FeOH होल थ्राइस। आपने आयरन हाइड्रोक्साइड लिया, उसे वाटर में डिजॉल्व किया, यानी प्रेसिपिटेट किया पहले। पेप्टाइजेशन मेथड में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर्ड फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, देन इट डिजॉल्व इनटू वाटर, आफ्टर डिजॉल्विंग इन इट एड suitable electrolyte, after taking 5 minutes we obtained colloidal solution that is known as peptidation। उसके बाद यहाँ पर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की बारे में बात करें, ये डायलिसिस है, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये आपको बुक से पढ़ना है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी।
नहीं होगा तो ये मैं नोट्स आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ये मैंने पहले डाल भी दिया होगा। ठीक है, तो अब टाइम ओवर हो गया है, अब +1 का टाइम शुरू हो रहा है। कोई डाउट भाई यहाँ तक? No, sir. No, sir. ठीक 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 ठीक।